हेलो एवरीवन। जैसे कि हम एनसीईआरटी की बुक्स की सीरीज में पढ़ रहे थे और अभी चल रहा है सेवन्थ क्लास की जियोग्राफी की बुक, जिसके व्यू बुक का नाम सेवन्थ क्लास में है हमारा पर्यावरण। के 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में है 8th चैप्टर, जिसका नाम है मानव पर्यावरण और अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति की संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां जाने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों में निवासी रेणुका इन तस्वीरों में रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से, कुछ गर्म नम वर्षा वाले वनों से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वह देखते में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों की सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के बारे में सीखेंगे। पर इसमें चैप्टर ही 8, 9 चैप्टर ही है। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की थी, तब कौन सी नदी? अमेजन नदी। तब सिर पर सुरक्षा कवच, हैंड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजोन पड़ा। अमेजोन बेसिन में जीवन। अमेजोन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। मानचित्र 8.2 दक्षिणी अमेरिका के अमेजोन बेसिन। ये है दक्षिण अमेरिका में, ये है ब्राजील, और ब्राजील में है ये अमेजोन बेसिन। ये नदियों का समूह और ये हरा भरा क्षेत्र अमेजोन के वर्षावन। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम के पर्वतों से निकलकर पूर्व के अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजोन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से अववाहित होती हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है? सहायक नदियां। ये छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहा कर ले जाती हैं, इस पर
वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। वर्षावन, इस प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3, ये है 8.3 अमेजन वन। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं के छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोया कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से इस बेसिन में असाधारण रूप से समृद्ध है। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि जबकि बाद में महिलाओं को बाद में देखेंगे। आओ कुछ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं। उन्हें देखकर अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। क्या आप जानते हैं, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का एक पौधा है जो अपनी पत्तियों से में जल का संचय करके रखता है और मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ये पुरुषों का शिकार और नदी में मछली पकड़ना हो गया, और जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः कैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही उनकी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे एक कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसका प्रमुख आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी ही मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, और 1970 के ट्रांस अमेजन महासागर महामार्ग बनने के से वन
वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां भी मूल आबादी को अन्य क्षेत्र के बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधि के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 6 में वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। ये है चित्र 8.6 वनों का क्रमिक विनाश। पहले ये वन इतने सारे थे, फिर धीरे धीरे खेती और घर के लिए वन इतने हो गए और बाद में और कम हो गए। यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं और फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोड़ सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। चित्र 8.8। यह बेसिन उपोष्ण में 8 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, डंकर, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें प्रवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढो। ये है ब्रह्मपुत्र नदी का एक चित्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा, ये भारत का गंगा नदी प्रवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र। यह है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून में से मध्य सितंबर से बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत, इसमें ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ये पहले वाला चित्र 8.8। आओ कुछ करके सीखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए, जैसे चीन में क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, और फिर असम और बांग्लादेश में इसको क्या क्या नामों से जाना जाता है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। 8.9 चित्र में, चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिमी बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। चित्र 8.10 में बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं
में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, सागौन एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तिम ढाल वाले भाग में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये 8.9 धान की कृषि और 10 पे है चाय, असम के चाय के बागान। बेसी में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाने जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में है पाया जाता है। चित्र 8.11 ये नीचे ये है एक सींग वाला गैंडा। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। वो है चित्र 12 में, ये है मगरमच्छ। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछलियां एवं चावल एक इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। ये वैदिक वेदिका कृषि की झील जीविका का साधन। एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन व चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने एवं बेचने के लिए काफी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचता है। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाए रखता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में अलवण जल के इस प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। यह है अंधी डॉल्फिन। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। चित्र 8.13 में गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर। इन शहरों तथा यहाँ की स्थित औद्योगिक का गंदा पानी बहकर नदी में पी जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का
सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाके के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात एवं प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण पतन या फिर पोर्ट है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन या एयरपोर्ट स्थित है। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा से यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति कैसे कई दर्शनीय स्थल है। 8.14 में है मानस वन्य जीव प्राणी अभयारण्य के बाघ अभियान। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म और यहाँ से अभ्यास शुरू होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि इस बुक का अंतिम चैप्टर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।